सौरभ, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता है, रात के करीब 11 बजे अपने दोस्त रमेश के घर से लौट रहा था। सुनसान रास्ते पर उसकी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया और उसने एक अजीब साया देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और एक भयानक महिला की हंसी ने उसके मन में डर भर दिया। उस रात का अनुभव सौरभ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया और आज भी वह उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सौरभ है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कलाप में रहता हूं। ये कहानी उस रात की है जब मैंने अपने जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव किया। मैं एक मोटर बाइक सवार हूं और अक्सर देर रात तक सवारी करता हूं। उस दिन मैं अपने दोस्त रमेश के घर से लौट रहा था। रात के करीब 11 बज चुके थे और सर्दी इतनी तेज थी कि मेरी सांसें धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट और इंजन की आवाज उस घने जंगल में गूंज रही थी। चारों तरफ अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे जो हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुंचना था। तभी अचानक मेरी बाइक का इंजन झटके देने लगा। मैंने सोचा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन टैंक तो आधा भरा हुआ था। मैं बाइक रोककर साइड में खड़ा हुआ और इंजन चेक करने लगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां किसी का हल्का सा साया दिखाई दिया। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई पेड़ का तना होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे अपनी सांसें सुनाई देने लगी। वो साया किसी आदमी का लग रहा था, लेकिन उसकी चाल बेहद अजीब थी। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं पसीने से लथपथ हो गया। हालांकि सर्दी में पसीना आना असामान्य था। जैसे ही वो साया और करीब आया, मुझे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह एक औरत की हंसी थी जो इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड पड़ गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी के साथ साथ मुझे किसी के पैरों की आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। इससे आगे की बात मैं याद नहीं करना चाहता। जो कुछ उस रात हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और वो साया कौन था, ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में गूंजते हैं। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की हल्की सरसराहट थी। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। मैंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। सौरभ, रुको! अचानक मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी परिचित थी कि मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज वो बिल्कुल मेरे बचपन के दोस्त विनीत की लग रही थी। विनीत, जो 5 साल पहले इसी इलाके में एक हादसे में मारा गया था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। फोन की स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। घड़ी रात के 11:20 पर थी। मैं इस समय उस जंगल के ठीक बीच में खड़ा था। इस इलाके को लोग गूंजा जंगल कहते थे क्योंकि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। मैंने पहले इन बातों को मजाक में लिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि उन कहानियों में कुछ सच्चाई जरूर थी। तूने मुझे भुला दिया सौरभ? वही आवाज फिर से आई। इस बार वो मेरे एकदम पास से आई। मैंने तेजी से अपनी बाइक के आगे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो। मेरी सांसें थम गईं। ठंडी हवा मेरे चेहरे को चीरते हुए गुजर रही थी। उस रात मैंने विनीत को आखिरी बार याद किया। वो और मैं स्कूल के समय से बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा साथ रहते थे, हर जगह साथ जाते थे। लेकिन 5 साल पहले विनीत की बाइक एक गहरी खाई में गिर गई थी। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते थे कि उस इलाके में कुछ अजीब होता है। मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। मैं वापस आया हूं सौरभ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। ये शब्द जैसे ही मेरे कानों में पड़े, मैं घबराकर बाइक से दूर हट गया। मेरी जेब में चाबी पड़ी थी, लेकिन मैं उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मेरे आसपास पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई छिपा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने सड़क के किनारे एक नजर डाली। दूर से एक हल्की सी रोशनी आती दिखी। वो शायद कोई और बाइक सवार था। मैंने पूरी ताकत जुटाई और उनकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों में
किसी ने जंजीरें बांध दी हों। मैं एक कदम आगे बढ़ाता और 2 कदम पीछे खींचा जाता। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी सांसों के बहुत करीब है। मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ा और अंधेरा छा गया। आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरी बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी। मेरे कपड़े गीले और मैले थे, जैसे मैं किसी कीचड़ में गिरा हूं। मेरा फोन वहीं पड़ा था, लेकिन बैटरी पूरी तरह से खत्म थी। मैं लड़खड़ाते हुए बाइक तक पहुंचा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। बाइक पहली बार में स्टार्ट हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, तूने मुझे भुला दिया सौरभ। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से जितनी तेजी से हो सका निकलने की कोशिश की, पर वो आवाज मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी। हर बार जब मैं इंजन की गूंज सुनता, ऐसा लगता जैसे किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट मेरे कानों में घुल रही हो। सड़क खाली थी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी बाइक के पीछे भाग रहा है। मैं बार बार शीशे में झांकता, पर वहां सिर्फ गहरी रात और पेड़ों की लंबी छायाएं दिखती। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। घड़ी रात के करीब 12 बजा रही थी। मुझे याद है कि घर पहुंचने में अभी भी 20 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। जंगल के बीच से गुजरती वो सड़क इतनी डरावनी थी कि हर पेड़, हर मोड़ मुझे किसी साए जैसा महसूस हो रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसकी सीटी कानों में गूंज रही थी, पर यह सब मेरे डर को और बढ़ा रहा था। तभी अचानक मेरी बाइक के सामने से एक जानवर दौड़ता हुआ निकला। वो शायद कोई जंगली कुत्ता था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक बेकाबू होकर सड़क के किनारे की ढलान पर गिर गई। मैं जमीन पर लुढ़कते हुए कुछ कदम नीचे जा गिरा। शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन मैं उठकर तुरंत बाइक के पास गया। सड़क पर अब पूरी तरह से सन्नाटा था। अंधेरे में सिर्फ बाइक की लाइट की हल्की रोशनी दिख रही थी। मैं बाइक उठाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने घबराकर पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन हवा का ठंडा झोंका मेरे शरीर को अंदर तक भेद गया। सौरभ, आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वो बेहद धीमी थी, लेकिन इतनी नजदीक कि मुझे लगा वो मेरे ठीक कान के पास है। मैंने अपनी बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने लगा, पर बाइक की आवाज के साथ साथ मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पास में खड़ा होकर मेरे हर कदम को देख रहा हो। सड़क अब ज्यादा सुनसान लगने लगी थी। मुझे याद आया कि मेरे दोस्त रमेश ने इस रास्ते के बारे में कुछ कहा था। उसने बताया था कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक आदमी की मौत हो गई थी। वो भी देर रात बाइक पर था और साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कोई समझ नहीं पाया। मैंने बाइक फिर से चलानी शुरू की। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया, लेकिन मेरे आसपास की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनदेखे भार के नीचे दबा जा रहा हूं। रात के करीब 12:30 होंगे जब मैंने जंगल का आखिरी हिस्सा पार किया। अब मैं उस छोटे से पुल के पास था जो गांव की सीमा शुरू होने का संकेत देता है। लेकिन जैसे ही मैंने पुल पर बाइक चढ़ाई, मेरे सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वो बिना हिले डुले सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी काया इतनी अजीब थी कि उसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा किसी गहरे साए में छिपा हुआ था। मैंने रुकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगाते ही बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। चारों तरफ फिर से वही सन्नाटा छा गया। तू यहां क्यों आया? उस आदमी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि मुझे लगा मेरी सांसें थम जाएंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक जैसे पत्थर बन चुकी थी। उस आदमी ने धीरे धीरे मेरे पास आना शुरू किया। उसके कदम इतने धीमे थे कि हर कदम की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, मैं चीख भी नहीं पाया। मैंने उस आदमी की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वो खाली थी, जैसे अंदर कुछ भी नहीं था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि समय रुक गया हो। मेरे चारों ओर हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से वही सवाल दोहराया, तू यहां क्यों आया? इस बार उसकी आवाज और गहरी और भारी थी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। मैंने बिना कुछ सोचे बाइक को स्टार्ट करने की पूरी ताकत लगाई। इंजन अचानक जोर से गड़गड़ाया और बाइक चालू हो गई। मैंने बिना उस आदमी की तरफ देखे एक्सीलेटर घुमाया और पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हैंडल को पकड़ लिया हो। बाइक बुरी तरह लड़खड़ाने लगी और मैं लगभग गिरने ही वाला था। तुझे यहां से वापस जाना होगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी।
मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे होंठ सिले हुए हों। मैं पूरी ताकत लगाकर हैंडल पर पकड़ बनाए हुए था, लेकिन बाइक जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। उस वक्त मुझे विनीत का चेहरा याद आया। मैं और विनीत अक्सर इस रास्ते पर बाइक रेस किया करते थे। मुझे याद है वो हमेशा कहता था कि इस पुल पर कुछ अजीब लगता है। मैं उसकी बातों पर हंसा करता था। डरपोक मत बन, यही मैं उसे कहता था। पर आज मुझे उसकी हर बात सच लग रही थी। पुल के नीचे से पानी की आवाज आ रही थी। वो धारा बहुत तेज बह रही थी, लेकिन उसमें भी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो इतनी धीमी थी कि ध्यान देने पर ही सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने घबराकर नीचे झांका। पुल के नीचे सिर्फ पानी था, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई वहां खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और हैंडल पर और जोर से पकड़ बनाई। मैंने बाइक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। इस बार बाइक चल पड़ी। मैंने उस अजीब आदमी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन मेरी धड़कनें तेज थीं। पुल के पार करने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया था। अब मैं गांव के करीब पहुंच रहा था। घड़ी में रात के 1 बजाने वाले थे। गांव के पास का रास्ता थोड़ी चढ़ाई पर था। जैसे ही मैं ऊपर की ओर बढ़ा, मुझे सड़क के किनारे पर कुछ हलचल दिखाई दी। दूर से देखने पर लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा, वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की थी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे और उसकी काया इतनी पतली थी कि वो किसी परछाई जैसी लग रही थी। मैंने बाइक की स्पीड कम की, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें धोखा खा रही थी। मैंने उसे पीछे छोड़ दिया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। पर जैसे ही मैंने कुछ दूर जाकर शीशे में देखा, वो लड़की अब भी मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। वो चमक रही थी, सफेद और खाली। मेरे हाथ कांपने लगे और बाइक जैसे बेकाबू हो गई। आसमान में बादल घने हो गए थे। चांद की रोशनी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रास्ते के दोनों ओर के पेड़ एक दूसरे के इतने करीब झुके हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता बंद कर देंगे। हवा अब और सर्द हो चुकी थी और हर सांस भारी लग रही थी। मैंने अपनी बाइक को कसकर पकड़ा और जितना तेज हो सकता था उतना तेज चलाने की कोशिश की, मगर रास्ता अब और डरावना लगने लगा था। हर मोड़ पर अजीब सी सरसराहट और किसी के धीमे कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। घड़ी ने अब 1:15 बजा दिए थे। मेरे चारों ओर सिर्फ अंधेरा और डर का एहसास था। मैंने तय कर लिया था कि इस रात को किसी तरह काट लूंगा, बस घर पहुंचने तक हिम्मत बनाए रखनी होगी। मगर हर बार जब मैं पीछे देखता, ऐसा महसूस होता जैसे कोई साया मेरी बाइक के ठीक पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे पसीने से तरबतर महसूस हो रहा था, लेकिन ठंडी हवा मेरी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर रही थी। मुझे अचानक याद आया कि रमेश ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा था, रात के समय इस रास्ते पर मत जाया कर, कुछ तो अजीब है यहाँ। मैंने उसे हल्के में लिया था। वो अक्सर इस तरह की डरावनी कहानियां सुनाया करता था, पर अब मुझे उसकी हर बात सही लग रही थी। सड़क का अगला हिस्सा अब ज्यादा सीधा था, लेकिन वहां भी चारों ओर से घनी झाड़ियां और पेड़ रास्ते को और घना बना रहे थे। बाइक की हेडलाइट की रोशनी बस कुछ मीटर तक ही जा रही थी। अचानक मेरी बाइक की रोशनी धुंधली होने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। मैंने बाइक रोक दी और अंधेरे में खड़ा हो गया। चारों तरफ इतनी गहरी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी सड़क के किनारे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज इतनी धीमी थी कि मैं उसे ठीक से सुन भी नहीं पाया। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने 2-3 बार झटके दिए, लेकिन चालू नहीं हुआ। तभी मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। वो आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा, पर वहां सिर्फ घुप अंधेरा था। यह सब मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। मैं डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ा। मैंने बाइक को घसीटते हुए सड़क के बीच में लाने की कोशिश की और जैसे तैसे उसे स्टार्ट किया। बाइक चल पड़ी, लेकिन मेरे मन में वो एहसास अभी भी था कि कोई मुझे देख रहा है। सड़क पर कुछ दूर जाते ही मुझे एक मोड़ पर एक पुराना पेड़ दिखा। वो पेड़ बचपन से वहां खड़ा था। मैं जानता था कि उस पेड़ से आगे गांव शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, बाइक खुद ब खुद धीमी हो गई। मैंने एक्सीलेटर पर जोर दिया, लेकिन वो अब रुकने लगी थी। तभी उस पेड़ के नीचे मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो किसी इंसान की परछाई थी, पर उसकी आकृति इतनी अजीब थी कि मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। सौरभ, उस आवाज ने मुझे झकझोर दिया। वो वही आवाज थी जो पुल के पास मैंने सुनी थी।
पर इस बार वो ज्यादा स्पष्ट और गहरी थी। मैंने बाइक की ओर झुककर स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मगर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी बाइक को रोक रहा हो। अब मेरी आंखों के सामने अजीब अजीब चेहरे उभरने लगे। वो चेहरे पूरी तरह से अनजाने थे, लेकिन उनकी घूरती आंखें मेरे दिमाग में जलती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपने होश खोता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरे ने मुझे घेर लिया था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब इस रास्ते से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। मेरी सांसें भारी हो चुकी थी। घड़ी अब 1:30 का समय दिखा रही थी, लेकिन वो एक एक पल मुझे घंटों जैसा महसूस हो रहा था। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे किसी जले हुए पत्तों की या फिर कुछ और, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस पेड़ के नीचे खड़ी परछाई अब और स्पष्ट दिखने लगी थी। मेरी हेडलाइट की कमजोर रोशनी में मैंने देखा कि वो एक महिला थी। उसने लंबा सफेद कपड़ा पहन रखा था, लेकिन उसकी चाल और शरीर के हिलने का तरीका सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसे अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा रही हो। सौरभ, क्या तूने सोचा कि तुझे ये रास्ता माफ कर देगा? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि एक पल को मुझे लगा कि ये मेरे दिमाग का भ्रम है। मैंने अपने सिर को झटका और फिर से बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। बाइक थोड़ा हिली, लेकिन फिर रुक गई। तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर गई। उसकी आंखें नहीं, वहां आंखें नहीं थी, खाली गड्ढे थे जिनमें से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। मेरा शरीर जैसे जड़ हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस महिला ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर मेरी ओर देखा। उसकी गति इतनी धीमी थी जैसे किसी ने उसे सर्द हवा में बांध दिया हो। तू मुझे याद करता है सौरभ? ये आवाज इतनी अजीब थी जैसे कई अलग अलग आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा, लेकिन इस सुनसान सड़क पर मैं अकेला था। मुझे रमेश की बातें फिर याद आईं। उसने कहा था कि इस इलाके में किसी औरत की आत्मा भटकती है। वो औरत जो सालों पहले किसी गाड़ी के नीचे कुचल गई थी। पर यह कोई आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ इतना भयानक कि मेरे शब्द भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैंने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक ने हल्का झटका दिया और चालू हो गई। मैंने जोर से एक्सीलेटर घुमाया और उस महिला के करीब से गुजरा। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मुझे लगा कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ गई। रास्ता अब नीचे की ओर ढलान में जा रहा था। मैं जितनी तेजी से बाइक चला सकता था चला रहा था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हों। हवा में एक अजीब सा शोर था, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। घड़ी में अब रात के 1:45 हो चुके थे। मुझे गांव के करीब पहुंचने का एहसास होने लगा था, क्योंकि दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी किसी बिजली के खंभे की थी जो गांव की सीमा पर लगा हुआ था। मैंने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाइक का वजन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मेरी पीठ पर वो ठंडा एहसास अब और भी तीव्र हो गया था। जैसे ही मैं गांव की सीमा पर पहुंचा, मेरी बाइक ने जोर से झटका दिया और रुक गई। मैंने तुरंत उसे साइड में लगाया और नीचे उतर गया। मेरा शरीर कांप रहा था। सड़क अब भी सुनसान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सन्नाटा कुछ कह रहा हो। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैंने गांव की ओर बढ़ने की कोशिश की, मेरे पीछे से वही आवाज आई, तू यहां से भाग नहीं सकता सौरभ। मैंने पलटकर देखा। इस बार सड़क खाली थी, लेकिन उस ठंडी हवा में किसी के होने का एहसास अब भी था। मैंने गांव की रोशनी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब सा वजन महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ मेरे पैरों में कुछ खींच रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झाड़ियों से हवा के चलने की आवाज आ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे किसी पल फट जाएगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने महसूस किया कि सड़क अब और भी संकरी हो गई है। गांव के पास होते हुए भी वहां कोई दिख नहीं रहा था। दूर एक कुत्ता सड़क किनारे बैठा हुआ दिखा, पर वो भी किसी चीज को घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी पूंछ स्थिर थी। मुझे रमेश की याद आई। रमेश, जो बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो हमेशा कहता था कि इस गांव के रास्ते से रात में अकेले मत गुजरना, कुछ अजीब चीजें होती हैं यहाँ, वो कहता था। लेकिन मैंने कभी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आज वो सारी बातें मेरे सामने किसी पहेली की तरह खड़ी थी। रमेश, तू कहाँ है जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है? मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन मुझे पता था कि रमेश इस वक्त
अपने घर में सो रहा होगा। मैंने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी जेब खाली थी। फोन शायद बाइक के पास गिर गया था या फिर उस घबराहट में कहीं खो गया। रास्ता अब और भी अजीब लगने लगा था। हर मोड़ पर ऐसा महसूस होता जैसे कोई छिपा हुआ मुझे देख रहा हो। पत्तियों के सरकने की आवाजें और गहरे अंधेरे से झांकती परछाइयां मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने तय किया कि अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही मैंने गांव के पहले मकान की छत देखी, मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी मेरे पीछे एक जोरदार आवाज हुई। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने भारी पत्थर को जमीन पर जोर से पटका हो। मैं रुक गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब हवा या मेरी घबराहट का असर है। सौरभ। इस बार आवाज साफ और गहरी थी। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वो आवाज कहीं आसपास से आई थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं दौड़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे तेजी से बढ़ रहा हो। गांव अब करीब था। मैंने देखा कि एक घर के बाहर हल्की रोशनी थी। वो शायद किसी लालटेन की रोशनी थी। मैंने उसी घर की ओर दौड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, वो गायब हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। कौन है यहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे अपने कानों के पास किसी की सांसों का एहसास हुआ। मैंने खुद को झटके से पलटकर देखने को मजबूर किया। वहां कोई नहीं था, लेकिन सड़क के उस पार एक धुंधली आकृति अब भी खड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका हर कदम ऐसा था जैसे वो जानबूझकर मुझे डराने के लिए उठाए जा रहे हों। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मेरी आंखें उस आकृति पर जमी रहीं। उस आकृति के हर कदम के साथ मेरे अंदर का डर और बढ़ता जा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर किसी ने जकड़ लिए हों। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन आवाज मेरे गले में अटक गई थी। घड़ी शायद 2 बजा रही थी। हवा अब तेज और सर्द हो चुकी थी और उसके साथ एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। मेरी नजरें उस आकृति से हट नहीं रही थीं। वो अब मेरे और करीब आ चुकी थी। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी और उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम की गूंज मेरे कानों में बस रही थी। तू बचकर कहां जाएगा सौरभ? ये वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। इस बार वो और गहरी और भयावह लग रही थी। मैं कांपते हुए चारों ओर देखने लगा, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर कोई और नहीं था। मुझे रमेश की याद फिर से आई। रमेश हमेशा कहता था कि अगर कभी डर लगे तो कुछ ना कुछ बोलते रहो। उसने कहा था कि सन्नाटा डर को और बढ़ा देता है। मैंने कांपती हुई आवाज में अपने आप से बात करनी शुरू की। यह सब मेरा वहम है, कुछ नहीं होगा, मुझे बस आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी आवाज किसी के ठहाके में डूब गई। वो हंसी इतनी अजीब थी कि मेरे कान बजने लगे। वो आकृति अब कुछ कदम की दूरी पर थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थी। वो सिर्फ 2 खाली गड्ढे थीं, जिनसे गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को चलाया और दौड़ने की कोशिश की, पर मेरे कदम भारी हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने दौड़ते हुए एक घर की ओर देखा जो गांव के किनारे पर था। वो घर अब भी बंद था, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। मैं उस घर की तरफ भागा और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कृपया दरवाजा खोलो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर से रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और मुझे लगा जैसे वो घर भी अब खाली हो चुका है। मेरे कानों में फिर से वही हंसी गूंजने लगी। मैं पलटा। वो आकृति अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वो मुझे पूरी तरह ढक चुकी थी। उसकी परछाई ने मेरी आखिरी हिम्मत भी खत्म कर दी। तू मुझसे बच नहीं सकता, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि कुछ पकड़ ही नहीं पाई। तभी मुझे किसी ने पीछे से जोर से खींचा। मैंने घबरा कर देखा। वहां कोई और था। उसकी शक्ल रमेश जैसी लग रही थी। सौरभ, भाग यहां से, उसने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पता वो रमेश था या कोई और, लेकिन मैंने उसकी बात मानते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। मेरी सांसें भारी थी, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। रास्ता अब धुंधला हो चुका था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। गांव की सड़क अब पास थी। मुझे लगा कि अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो शायद बच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी कदम रखा, मेरे कानों में एक जोरदार चीख गूंजी। मैंने पलटकर देखा और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, वो आकृति अब और ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी काया इंसानी होने के बावजूद असामान्य थी। उसकी लंबी बाहें,
टेढ़े मेढ़े हाथ और वह न दिखने वाला चेहरा, सब कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी चीख उठे। उसकी ओर से एक अजीब सा घुटा हुआ शोर आ रहा था, जैसे कोई रोते हुए गुस्से में सांस ले रहा हो। मैं अब पूरी ताकत से दौड़ रहा था। मेरे दिमाग में रमेश की तस्वीर बार बार उभर रही थी। क्या उसने सचमुच मेरी मदद की थी? अगर वो रमेश था तो वो यहां कैसे पहुंचा? 5 साल पहले तो वो... मैंने खुद को उन सवालों से बाहर निकालने की कोशिश की और आगे की ओर देखा। गांव अब बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो परछाई मेरे और करीब आ रही है। मेरी पीठ पर अब तक वही ठंडक महसूस हो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और हर सांस जैसे भारी लग रही थी। अचानक मेरी नजर गांव के एक घर पर पड़ी। वहां से एक आदमी बाहर निकलकर मुझे देखने लगा। वो बूढ़ा व्यक्ति शायद गांव का चौकीदार था। क्या हुआ बेटा? उसने जोर से पूछा। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मुझे बचा लो, पीछे कोई है। मैं चिल्लाते हुए उसकी ओर भागा, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। वो साया जो अब तक मेरे ठीक पीछे था गायब हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी कल्पना थी या फिर सच। बूढ़ा आदमी पास आकर मुझे सहारा देने लगा। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे शब्द उलझ रहे थे। वो औरत, वो आवाज, कोई था मेरे पीछे। मैं बेतरतीब बोल रहा था। बूढ़ा आदमी मुझे लेकर गांव के अंदर चला गया। गांव के लोगों ने मुझे चारों ओर घेर लिया। उनकी नजरों में चिंता थी। किसी ने पानी का गिलास दिया तो किसी ने मुझे बैठने को कहा। मैंने हाँफते हुए सब कुछ बताने की कोशिश की। तभी गांव के मुखिया ने कहा, बेटा, इस रास्ते पर कुछ तो है। हमने भी सुना है कि लोग यहाँ अजीब चीजें महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। क्या ये सब सच है या फिर मेरा वहम था? मैंने खुद से पूछा। बूढ़ा चौकीदार मेरे पास आया और बोला, बेटा, तुझे कुछ समय आराम करना चाहिए। तू डरा हुआ है, लेकिन याद रखना, ऐसे रास्तों पर कुछ पुरानी बातें और घटनाएं हमेशा साथ चलती हैं। उस रात मैं गांव के लोगों के साथ रुका। वो अजनबी होने के बावजूद मेरा ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में अब भी वो सवाल घूम रहे थे। रमेश का वो साया, वो औरत, वो डरावनी आवाज, क्या ये सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था? सुबह जब सूरज निकला तो मैं अपनी बाइक के पास वापस गया। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने छोड़ी थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और गांव वालों से विदा लिया। रास्ते में मैं हर मोड़ पर उस रात की घटना के बारे में सोचता रहा। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें वो डरावनी गंध नहीं थी। सूरज की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी और वो रास्ता अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजा खोला। कहाँ था तू इतनी देर तक? मैंने पूरी रात तेरा इंतजार किया, उसने चिंता से पूछा। मैंने झूठ बोल दिया, बस रास्ता थोड़ा लंबा लग गया। पर मेरे मन में अब भी वो सवाल थे जिनके जवाब मैं कभी नहीं जान पाया। क्या रमेश सचमुच वहां था? क्या वो औरत और वो आवाज वाकई असली थी? शायद कुछ सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिलता, लेकिन उस रात ने मुझे बदल दिया। मैं अब भी बाइक चलाता हूं, लेकिन उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता। शायद कुछ रास्ते सिर्फ कहानियों के लिए होते हैं और उन कहानियों का सच हम कभी नहीं जान पाते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक और रहस्यमयी होने वाली है, तो जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सोच समझकर रास्ता चुनें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। धन्यवाद।